फरीदाबाद में रक्षाबंधन को लेकर बाजार तरह तरह की राखियों से सजे हुए हैं। वहीं इस बार डिजिटल राखियां भी बाजार में देखने को मिली। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में राखी की दुकानें सज चुकी हैं। दुकानदारों ने बहनों को लुभाने के लिए सुंदर डिजाइनों की राखियों को सजाया है, लेकिन रक्षाबंधन भी अब तकनीक के चलते डिजिटल हो गया है। जी हाँ, फरीदाबाद में बाजारों में कुछ इस तरह की राखियां देखने को मिली। भाई की कलाई पर जब डिजिटल राखी बांधी जाएगी और राखी पर दिए गए क्यूआर कोड को गूगल कैमरे से मोबाइल फोन पर स्कैन किया जाएगा, तो उसी वक्त भाई बहन के प्यार से जुड़े गीतों की वीडियो सुनने देखने को मिलेगी। कोरोना की वजह से इन दिनों बहुत सी बहनें दूसरे शहरों में अपने भाइयों के घर नहीं जा पा रही हैं। ऐसी बहनें भाइयों को घर भेजने के लिए डिजिटल राखियां खरीद रही हैं। इस तरह की डिजिटल राखी की कीमत 150 से 450 रुपए है। हमने इस पर एक चीज़ और इन्वेंट की है। वैसे मैं 3-4 सालों से उस चीज़ को बना रहा हूँ, लेकिन पब्लिकली आज वो वायरल हो रही है। तो मुझे बड़ी खुशी भी है कि जो हमने स्टार्ट किया था लोग उस चीज़ को नहीं ले रहे थे। हमने एक आँख बनाई है, ब्लू आई। ब्लू आई है कि भाई को नज़र से बचाने के लिए, नज़रिया कह सकते हैं आप लोग, जैसे इवल आई हमारे यहाँ कहते हैं, इंग्लिश में इवल आई कहा जाता है। तो वो लोग वो 3-4 साल से मैं बना रहा था, लेकिन मतलब वो जिस रिज़ल्ट पे मैं ले जाना चाहता था आज वो जा चुकी है। एवल आई आज इतना फेमस हो गया है कि ऑलमोस्ट आप नेट पे देखो, हर जगह देखो एवल आई डली हुई है, और हमने बहुत ज़्यादा सेल करी उस एवल आई आइटम की। तो कस्टमर की बड़ी डिमांड है कि भाई को नज़र ना लगे, इसके लिए एक नई चीज़ इन्वेंट की है। डिजिटल राखी के निर्माता अजय खरबंदा ने बताया कि कई वर्षों से राखी बनाने के काम में वो जुड़े हुए हैं। इस साल कुछ नया किया गया है। बच्चों के लिए भी अलग से कार्टून कैरेक्टर वाली डिजिटल राखियां तैयार की गई हैं। ये भाई बहन के प्यार को भावनाओं से मजबूत करेगी। एक गाना सुन के जैसे कि भाव निकलते हैं और अच्छा लगता है, सभी को सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर फीलिंग्स आएंगी सुन के। बाकी यूज़र ही ज़्यादा बता सकता है कि उसको क्या आइडिया क्रिएट हुआ कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं कि क्या नया हो जो लीक से हटके हो, थोड़ा डिफरेंट हो, तो बस वो आइडिया बन जाता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में ठान लेते हैं और सोच लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता ही है। कोरोना काल और घरों से बाहर रह रही बहनें और भाई पास होने का एहसास कर सकें, इसी एहसास को लेकर इन राखियों को तैयार किया गया है, ताकि जो बहनें अपने भाइयों के पास नहीं जा सकती, उनका प्यार भरा संदेश जरूर उन भाइयों के पास राखी के माध्यम से जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हुई। कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते जान भी चली गई, लेकिन अब हालात दोबारा से वैसे पैदा ना हो सके, इसके चलते सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। पलवल में भी अब एक नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक थी कि देश की स्वास्थ्य सुविधाएं ही डगमगा गई। ऑक्सीजन की कमी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इलाज करवाने में भी लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। लेकिन अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते सरकार प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि फिर से वही हालात पैदा ना हो पाएं। इसी के चलते पलवल के होडल में भी सरकारी अस्पताल में नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया। इस ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण होडल के उपमंडल अधिकारी वकील अहमद ने किया। की बात है तो यहाँ पर जो मार्च से लेकर के मई तक, 31 मई तक जो माहौल था कोरोना की दूसरी लहर को लेके, यहाँ पे हालात उतने बेकाबू ना हुए और सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। कैजुअलिटी भी कोई ऐसी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक ऑक्सीजन, डेडिकेटेड ऑक्सीजन प्लांट की कमी एक महसूस की जा रही थी, जो पीएम केयर फंड से अब पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया गया है। कल माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने उसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया था और इसकी जो क्षमता है 1000 टन जो है ऑक्सीजन पर घंटे के हिसाब से इसमें जो है जनरेट होगी। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि अस्पताल परिसर में लगाए गए गैस प्लांट के बाद यहां भर्ती होने वाले मरीजों को काफी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि लगाए गए गैस प्लांट से 1000 लीटर प्रति मिनट गैस का उत्पादन हो सकेगा। ऑक्सीजन की जो मारामारी दूसरी लहर के समय थी, तो उस तरह की परेशानी से अब जो मरीजों को दो चार होना नहीं पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प, ये पलवल की भी हेल्प करेगी और दूसरे सब डिवीज़न की भी हम हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी क्षमता के साथ इस
प्लांट को यहाँ पे सेटअप किया है। तो सर ये मतलब बेडों तक पहुंचाई जाएगी मरीजों के लिए ऑक्सीजन? हाँ, पूरा अभी तो इक्विपमेंट है जो पाइपलाइन में है, अभी और सामान उनका आना है। उस हिसाब से जितने अभी इसको 30 बेडेड जो है कि करने वाले हैं, तो उस हिसाब से जो है कि इसको बेड पे ही जो इसका सप्लाई का प्रावधान किया जाएगा। दूसरी लहर में लौटा कोरोना कितना खतरनाक साबित हुआ, इससे हर कोई वाकिफ है। देश भर की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई, लेकिन अब कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी कोशिशों में जुटे हैं ताकि एक बार फिर से हालात खराब ना हो पाए। इसी के चलते अब देश की स्वास्थ्य सुविधाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं, साथ ही साथ नए ऑक्सीजन प्लांट को भी शुरू किया जा रहा है। अफगानिस्तान में मचे बवाल के बाद यहाँ रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी में भी हलचल मची है, क्योंकि यहाँ पर 70 के करीब अफगानी स्टूडेंट हैं जिनकी चिंता यहाँ के इंसो को हुई है। आज इंसो ने एक पीसी कर उनकी एक मांग उठाई है। आखिर क्या है ये डिमांड, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे से इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। अफगानिस्तान में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, काफ़ी हलचल मची हुई है, और यहाँ एमडीयू से उसका क्या कनेक्शन? देखिए, हम विश्व कुटुंबकम की नीति पे काम करने वाले लोग हैं और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरा दायित्व है कि भारत की भूमि पर हर विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करे, उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। और किसी भी विद्यार्थी का, चाहे वो भारत का हो या अफगानिस्तान का हो या किसी अन्य देश का हो, जो भारत के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, वो यहाँ अपना घर की तरह जो माहौल है उसको एंजॉय करे, यहाँ अपनी शिक्षा को पूरा करे, दुरुस्त करे। और मैं बात करूँ यहाँ अफगानिस्तान के जो विद्यार्थी साथी हैं, जो भारत के जो अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। 1000 के करीब जो है विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को स्कॉलरशिप भी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। मैं बात करूँ एमडी यूनिवर्सिटी की, तो एमडी यूनिवर्सिटी का छात्र होने के नाते, यहाँ का शोधार्थी होने के नाते ही जो है हमारे जो कुछ साथी हैं जो एमडी यूनिवर्सिटी में भी अफगानिस्तान से पढ़ते हैं, उन्होंने हमें समस्याओं से अवगत कराया है। तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जो है ईमेल आईडी जारी की, तो वहाँ पर भी अफगानिस्तान के जो विद्यार्थी भारत में पढ़ते हैं उनकी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। उनमें मुख्य रूप से जो समस्या वो ये है कि जिन साथियों का कोर्स पूरा हो गया है उनको वीज़ा एक्सटेंड कराने की ज़रूरत है। और जो है इस बारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से हम संपर्क में हैं, इस समस्या का भी समाधान कराएंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि एक महीने से कुछ साथियों के परिवार वालों से इनका संपर्क नहीं हुआ है, और जो हालात आज अफगानिस्तान में है उससे विश्व का शायद ही कोई व्यक्ति जो है अनजान हो। कोरोना में जो काफ़ी स्टूडेंट वापस अपने घर चले गए थे, लेकिन कुछ यहाँ रहे थे, उनके हॉस्टल को लेकर भी कुछ दिक्कतें आई थी, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? हमें खेद है इसके लिए, और मैं क्षमा मांगता हूँ अपने विद्यार्थी साथियों से कि एमडी यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है, जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया। हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं और मैं वायदा करता हूँ अपने विद्यार्थी साथियों से, क्योंकि ये मामला हमारे संज्ञान में अब आया है। अब आज ही के दिन कुछ घंटे के अंदर ही इनकी समस्या का समाधान कराएंगे। इनकी रहने की, खाने की, हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो इनको उपलब्ध होंगी, सभी मूलभूत सुविधाएं। और अगर अथॉरिटी अपने हाथ खड़े करती है तो मैं वायदा करता हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सक्षम है ये करने के लिए कि हम इनके रहने और खाने की व्यवस्था इनसो अपने जेब से खर्च करके। तो ये जो बवाल मचा है अफगानिस्तान में, क्या इसके बाद ये स्टूडेंट आपके संपर्क में आए? नहीं, विद्यार्थी संपर्क में तो काफ़ी पहले से थे। हमारे लिए ये सभी विद्यार्थी हैं, जो भारत का हो चाहे बाहर का हो, परंतु जिस तरीके की समस्याएं अब इनको देखने को मिल रही, इनके सामने आ रही हैं, जैसे 1 महीने से घर वालों से बात ना होना, वहाँ से जो है बैंक बंद होने के कारण जो है पैसे की ट्रांजैक्शन न होना, इनका जेब खर्च खत्म हो जाना या वीज़ा खत्म हो जाना, या मैं बात करूँ कुछ साथी जो कोरोना महामारी के दौरान जो है, क्योंकि यहाँ हॉस्टल खाली करा दिए गए थे, यूनिवर्सिटी कैंपस बंद कर दिए गए थे, तो उस समय ये वापस गए थे अपने देश, तो वहाँ से वापस नहीं लौट पाए हैं। संस्थाएँ अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटते हैं, तो इनसो ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर इन सभी साथियों की रहने की, खाने की, सभी तरह की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेगी। इनको जो फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। सबसे पहले हम अथॉरिटी से बात करेंगे, अगर ये पीछे हटेंगे तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपना हाथ आगे बढ़ाकर 2 कदम आगे आकर इन साथियों की मदद करेगा। तो ये इंसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल थे। हमारे साथ अफगानिस्तान के एक स्टूडेंट है अब्दुल रहीम, इनसे बात कर लेते हैं। सर, अफगानिस्तान में तो काफ़ी बवाल मचा हुआ है, आपकी घर वालों से कब बात हुई और क्या कहेंगे इसके बाद? सर, लॉन्ग टाइम हो गया कि फैमिली के साथ हम कांटेक्ट में नहीं हैं, और प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, लोगों के
लोगों के लिए साइकोलॉजिकली और इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जो अगर हम स्टूडेंट की बात करें, जो स्टूडेंट इंडिया में आए हैं यहाँ पे, उनकी वीज़ा ख़त्म होने वाला है और जो नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने प्रॉमिस किया है और 2-3 दिन हो गए कि जो नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम है तो दो दिन हो गए बच्चों को कॉल कर रहा है कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है और क्या फैमिली से बातचीत हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज मैं यहाँ पे डिसर्टेशन सबमिट के लिए आया था और हमारा रिक्वेस्ट सरकार से यही है और एमडीयू की जो हेड्स है उन्हों से ये है, जो बच्चों ने यहाँ से ग्रेजुएशन कर दिया और अभी अपनी कंट्री नहीं जा सकता है, तो हमारे लिए कोई प्रोग्राम, कोई स्कॉलरशिप अगर है तो हमको उसी में बिजी करें ताकि 6 महीने, 3 महीने या 1 साल हम यहाँ पे रहता है, उसके साथ साथ हम स्टडी भी करें और हमारे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसी में सॉल्व हो जाए। और हम अभी कोरोना के टाइम में एमडीयू से बाहर हुए हैं। एमडीयू की जो चीफ वार्डन है उसने बोला था कि अभी आप लोगों कोरोना की वजह से आप जा सकते हो बाहर, तो वो जितना पेमेंट चाहिए ट्रांजिशन हॉस्टल के लिए, जैसे अगर उसमें 2 आदमी रहता है और रूम में एसी कोई चीज़ भी नहीं होगा तो 6000 पेमेंट करना चाहिए। तो बच्चों ने सोचा कि कोई ऐसे चीप जगह, इनएक्सपेंसिव जगह को सिटी में ढूंढेंगे और वहाँ पे रहेंगे 4-5 बच्चे। तो फाइनेंशियली अभी हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं है और हमारा जेब खर्ची भी नहीं है कि हमारे डेली ज़िंदगी कैसे गुजरेगा। सोनीपत के गांव जठेड़ी में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने हत्या कर शव को तालाब में फेंकने की आशंका जताई है। सोनीपत के गांव जठेड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के तालाब में डूब गया। मृतक युवक की पहचान गांव खेड़ी निवासी 17 साल के हिमांशु के रूप में हुई, जो अपनी बुआ के घर रहता था। ग्रामीणों ने युवक के तालाब में डूबने की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने सोनू नाम के शख्स पर हत्या कर तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। ये घर से आया, बोला बुआ मैं भी आऊँ, घूम के मंदिर तक जाऊँ, आके खाना खाऊंगा। फिर आया नहीं जी। रात के 11 बजे बंदे गए, कह लगे तेरा भतीजा जोड़ में डूब गया। पूरे मामले में राय थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर श्री कृष्ण की माने परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डूबने से ही मौत होनी पाएगी, फिर भी इसकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जो डॉक्टरी में आएगी जो जांच सर अभी तक कोई किसी पे शक नहीं कर चाहिए था, वैसे ही करें भाई, हमारी डेड बॉडी तो वैसे ही दे दो, बाकी पोस्टमार्टम के बाद देखते हैं, इसकी जांच करेंगे, जो सामने आ गया होगी वैसी कार्रवाई। सर फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि यह मामला हादसा है या फिर हत्या है। सिरसा में एक प्राइवेट कंपनी का कई महिलाओं को हेल्थ बीमा कर लोन देने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। इन महिलाओं ने सिविल थाना में जाकर मामला दर्ज करवाया और कार्रवाई की मांग की। सिरसा में हेल्थ बीमा कर लोन देने की आड़ में हुए फ्रॉड की शिकायत लेकर ये महिलाएं सिविल लाइन थाना पहुंची। दरअसल एक प्राइवेट कंपनी ने इन महिलाओं को हेल्थ बीमा करवाने के बाद लोन देने का झांसा दिया। करीबन 80 महिलाओं के साथ ये ठगी का मामला सामने आया है, जिनसे बाकायदा 3500 रुपए भी लिए गए, लेकिन उनको बाद में लोन नहीं दिया गया। जिसके कुछ दिन बाद ये महिलाएं इकट्ठा होकर पहले कंपनी के दफ्तर पहुंची और बाद में कार्रवाई की मांग सिविल लाइन थाना पहुंची। मंडी गांव में मारो बड़े में ग्रुप बनवा वहाँ लेडीज 3-3 हजार रुपया लिया। हरमान बोलिया अभी शनिवार का रुपया गिरा दिया, शनिवार का कौन गिराया, फिर मैं आज फोन मिलाया, सारा आज फोन बंद हुआ। हर आया 2 लेडीज ने मेरी रुपया जमा कराई हुए मन मौजूद ला दी। धरना लगाया जी। संजीवनी कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस सिरसा के अंदर है, ये फ्रॉड कंपनी है।
फ्रॉड कंपनी है, हमारे पैसे लेके भाग गई है। क्यों पैसे हमने 3-3 हजार रुपए जमा कराए हैं, कोई ऐसी थोड़ी जमा कराए हमने। आज मांग करी है कि जी हमने सभी लेडीज जी हमारे जो खाते के अंदर पैसे हैं वो नहीं आए हमारे पैसे। वहीं सिविल लाइन पुलिस थाना के जांच अधिकारी बर्लिन ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये ठगी तो अभी पता चलेगा, तफ्तीश होगी इसकी। अभी देख कह रहे हैं कि पैसे लेके भाग गया, आज की डेट कह रही थी आज पैसे दे देंगे इनके खाते में, तो 60 हजार रुपये कोई नहीं फीस भरवा के 60 हजार रुपये दे देंगे खाते में। तो आज सुबह आए तो वहाँ कोई मिला नहीं, तो अभी उसकी कार्रवाई तफ्तीश करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कार्रवाई क्या होगी। नहीं कोई गिरफ्तार नहीं किया अभी। वो तो महिला ये वहाँ से फ़ोन आया था कोई 2-3 महिलाएं वहाँ पहुँच रखी हैं, तो वहाँ फिर महिला के साथ हम जाके 2 लेडीज़ बुलाए थे, उनके घर वाले बुला रखे हैं, घर वाले लेडीज़ के साथ बैठी उनके घर वाले को बुला के उनके हवाले कर देंगे, बाद में उनसे पूछ के सारी कार्रवाई में बयान लिख लेंगे साथ। महिलाओं की मांग है कि उनका पैसा वापस दिलवाया जाए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कृषि कानूनों के विरोध में युवा किसानों की भी अहम भूमिका नजर आएगी। चरखी दादरी से युवा किसानों का जत्था मिट्टी और जल लेकर डाक कावड़ के रूप में टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। कृषि कानूनों को 9 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक किसानों ने कृषि कानूनों को नहीं अपनाया है और न ही सरकार के साथ किसानों की इस मुद्दे पर सहमति बन पाई है। हालांकि इस बीच किसान नई रणनीति के साथ आंदोलन में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। वहीं महिला किसानों और युवा किसानों की भी आंदोलन में अहम भूमिका दिखाई दे रही है। इसी के चलते चरखी दादरी में गांव लोहरवाड़ा से युवा किसानों का जत्था हाथ में गांव की मिट्टी और जल लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। हम किसान आंदोलन के लिए गांव लोहरवाड़ा से जल और मिट्टी लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए जा रहे हैं। हमारा मकसद ये है तीनों काले कानून सरकार वापसी ले। तो जितने मेरे भाई बैठे हैं बॉर्डर पे, हम उनकी हौसला अफजाई के लिए वहाँ जा रहे हैं। सैकड़ों युवा गांव लोहरवाड़ा से बाबा समाध वाले के धाम से और जल लेके जा रहे हैं। हम ये जल और मिट्टी हम डाक कावड़ के जरिए टिकरी बॉर्डर पर पैदल जा रहे हैं। हाँ, वहाँ जाके किसान आंदोलन में को मजबूती दी जाएगी। तो वहीं किसान नेता नितिन जांघू ने कहा कि युवा किसान अपने गांव से मिट्टी और जल को डाक कांवड़ के रूप में किसान आंदोलन के पक्ष में टिकरी धाम पर पहुंचेंगे, जहां किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। हमारे लोहरवाड़ा के सभी 36 बिरादरी के भाई युवा साथी युवा किसानों ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरुआत की है। बाबा समाध के यहाँ से जल और मिट्टी लेकर हमारी एरिया की प्रसिद्ध जगह है हमारे गाँव की, और इसको लेकर जो टिकरी का बॉर्डर है वहाँ पर हमारे युवा साथी वहाँ किसानों का हौसला अफजाई करेंगे और उससे एक मैसेज भी देंगे। हमारे एक समाज के अंदर मैसेज है, जहाँ कोई राजा रंग सभी अंधे काने हो जाए तो भगवान का दरबार है। उस दरबार में भी हमारे आगे लगाने का काम करते हमारे युवा साथियों ने आज एक मुहिम जागरूक की है और ये मुहिम ऐसे ही पूरे हरियाणा के युवा साथी लगातार करते रहेंगे। हाँ, तीनों काले कानूनों को लेकर हाई की हमारे युवा साथियों की कावड़ यात्रा है, जिसमें यहाँ हमारी पावन धरा की जल और मिट्टी लेकर टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारे युवा साथी जा रहे हैं। ये उनके कावड़ पैदल यात्रा है, एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी बिरादरियों को साथ लेकर आंदोलन को तेज करेंगे। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते नए तरीके से वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा कब थमेगा ये कहा नहीं जा सकता। आने वाला समय ही बताएगा कि कब इस मुद्दे पर विराम लग सकता है। नारनौल में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक पक्ष की महिला को चोट लगी है और चोट लगने के बाद जिसका सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उपचार करवाया गया है। नारनौल के एचपी गैस गोदाम के पास नाली को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सरेआम एक परिवार गुंडागर्दी पर उतारू हो गया। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उन्हें गौर से देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि छोटे से विवाद को इस परिवार ने इतने बड़े झगड़े में कैसे तब्दील कर दिया। घर के बाहर से बना ये वीडियो आप देख रहे होंगे। अब जरा घर के अंदर का नजारा भी देखिए। वीडियो में दूसरा परिवार साफ साफ दिख रहा है
दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर डंडों से हमला कर रहे हैं। पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। साथ वाले कमरे में थी, पड़ोसी के दोनों तीनों लड़के नीचे उतर के आ गए। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर जैसे पड़ोस में मम्मी गई हुई थी, मैंने चिल्लाई तो बहन निकल के आई। मम्मी आई फिर वहाँ से उधर से, तो हमने जैसे इनको धमकाने की कोशिश की, उन्होंने पत्थर मारे हमारे, मार के खुद की छत चल के अपनी छत पे चला गया वो लड़का हिमांशु ऋषि। उन्होंने हाँ जी, वो हमारे घर में आए थे। पहले तो आया ऋषि, फिर ऋषि ने हिमांशु को बुलाया, फिर हिमांशु आया, फिर हिमांशु ने मुनि को आवाज़ लगाई तो फिर मुनि आया। तीनों हमने जैसे बाहर चिल्ली मारी आवाज़ लगाई तो बहन आई साथ में उतर के नीचे कमरे से। तो फिर जैसे हमने जैसे छुटाने की कोशिश की, उन्होंने पत्थर मार के अपने छत पे चले गए। वो हम लोग बाहर गए, मम्मी आई, हमने चिल्ली लगाई तो फिर उन्होंने ऊपर छत पे जाके हमारे चौक में पत्थर मारने शुरू कर दी। मैं, मेरी मम्मी और मेरे भाई थे, तो लगातार 1 घंटों से गाली बक रही थी। कौन? इसकी आंटी, इसकी मम्मी। इसकी मम्मी 1 घंटों से गाली बक रही थी। फिर इसके भाई बंधु आए, उसने हमारे घर पर हमला किया। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये सब विवाद तो नाली का है, ये बेबुनियादी आरोप है, इसकी जांच की जाए। झगड़े में कई लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है और घायल हुए लोगों को अस्पताल में रेफर किया गया है। हालांकि दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। दिन दहाड़े इस तरीके की घटना होने के बाद लोगों के अंदर भय का माहौल है। अब देखना ये होगा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है।